स्टार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून स्थित चमन विहार में कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर में ईडी की छापेमारी हुई और करीब 18 गाड़ियों में ईडी और सीआईएसएफ की टीम राजीव जैन के घर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कुछ नकदी भी बरामद हुई। बताते ये भी चले कि राजीव जैन पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी रहे। अब ऐसे में राजनीति भी खूब होने लगी है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये प्लान तरीके से किया गया है, क्योंकि जिस बात की कांग्रेस उम्मीद कर रही थी, अब तक ईडी की छापेमारी किसी कांग्रेसी नेता के घर नहीं हुई। लेकिन प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही बीजेपी ने ईडी का डर दिखाना शुरू कर दिया है। करण माहरा ने कहा कि राजीव जैन पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। ना तो वे किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और ना ही उनकी यहाँ पर उनका किसी के घर आना जाना होता है। लेकिन बीजेपी बीमार पड़े व्यक्ति को परेशान कर रही है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा के नेता इस कार्रवाई को कानूनी कार्रवाई बता रहे हैं। विशाल गुप्ता भाजपा की माने तो कांग्रेस के नेताओं ने एक के बाद एक कई घोटाले किए हैं। ऐसे में कार्रवाई भी शायद कांग्रेसी नेता के भ्रष्टाचार पर हो रही जो कार्रवाई है उसे बता रहे हैं। ये पहले से एक्सपेक्टेड था। आई वॉज थिंकिंग कि चुनाव होने वाले हैं और अभी तक ईडी या सीबीआई का किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा। और दुर्भाग्य कहूँगा कि एक बीमार आदमी के ऊपर जो 3 साल से निष्क्रिय है, कांग्रेस की किसी बैठक या प्रदर्शन में वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, काफ़ी बीमार हैं, और आज उनके घर में छापा पड़ा है। लेकिन हम सोच ही रहे थे आखिर इस बार इलेक्शन आने वाले हैं और अभी तक ईडी का सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, पर आज ये काम हो गया तो हम संतुष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एजेंडे पर चल रही है। जब भी भाजपा सरकार बनी और कांग्रेस सरकार बनी, भाजपा सरकार की कथनियों करनी में अंतर नहीं होती और कांग्रेस की कथनियों करने में अंतर होता है। भ्रष्टाचार से डूबी हुई सरकारें, और आज सामने दिख रहा है ईडी स्वतंत्र इकाई है। भारत सरकार की स्वतंत्र इकाई अपने आधार पर काम करती है, ना कि किसी नेता और ना कि किसी भाजपा के एजेंडे के तहत काम करती है। आज जिसके यहाँ भी छापा डाला है वो कांग्रेस का है, बीजेपी का, इससे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति के आधार पर भ्रष्टाचार उसने किया है, ईडी को कहीं से कोई रिपोर्टिंग हुई है, जो उनकी जांच एजेंसियां है उसके आधार पर उनको साक्ष्य मिला है, तो उसका जांच के विषय है, ये जांच का है। अब इसमें बीजेपी और कांग्रेस राजनीतिकरण क्यों करती है? कांग्रेस का तो केवल आरोप लगाना काम है। जनता सब जानती है और भारतीय जनता पार्टी का विचार सिद्धांत एक ही है, भारत माता की जय। वो भ्रष्टाचार में डूबी सरकार नहीं, लेकिन पैसों का बोलबाला कांग्रेस ने करना सिखाया। आज कांग्रेस संविधान की दुआई करती है, आज ईडी जो अपना काम करे वो स्वतंत्र इकाई का काम है, इसमें राजनीतिकरण नहीं। नगरपालिका डोईवाला की ओर से नवनिर्मित मोक्ष धाम का संचालन अब मोक्ष धाम सेवा समिति संभालेगी और मोक्ष धाम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने मोक्ष धाम सेवा समिति के पदाधिकारियों को मोक्ष धाम की चाबी सौंपकर संचालन का अधिकार दिया। नगरपालिका सभागार परिषद में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मोक्ष धाम की डोईवाला में जरूरत को देखते हुए सुख सुविधाओं वाला निर्मित किया गया है और सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जन सुविधाओं को बढ़ाया जाए। जल्द ही डोईवाला में यहां उपकोषागार भी शुरू किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि डोईवाला दशहरा मेला ग्राउंड से सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। कार्यक्रम में डोईवाला नगरपालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी अर्पणा डोंडियाल, मोक्षधाम सेवा समिति के अध्यक्ष ईश्वर चंद्र अग्रवाल सहित सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारी माननीय धामी जी की सरकार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है, यहाँ हमारे क्षेत्र में भी उसी प्रकार से इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से यहाँ मोक्ष धाम का काम किया गया और जिसमें विभिन्न प्रकार की जो आजकल की पर्यावरण की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से सभी कुछ उसमें सुविधाएं होंगी। और निश्चित रूप से वैसे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी क्रिया है जिस पे हर आदमी उस रूप में बात करता है, लेकिन आज उसके संचालन समिति को चाबी सौंपने का काम आज यहाँ किया गया। माननीय विधायक जी जो हमारे यहाँ के बहुत ही सक्रिय विधायक हैं, लगातार उनके प्रयासों से ऐसे अनेकों कार्य हम लोग यहाँ कर रहे हैं जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि इससे जहाँ नदियों में प्रदूषण, वायु में प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और लोगों को इस प्रकार की जो समस्या थी उसमें राहत महसूस। जिसको भी किसी प्रकार की आपत्ति है, एक परंपरा रही है
और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। जिसको भी जिस जगह पे भी किसी प्रकार की उनको लगता है कि शिकायत है, परेशानी है, वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है, क्योंकि ये अनंतिम सूची है। अंतिम सूची जब उसका निस्तारण हो जाएगा सभी आपत्तियों का, तब अंतिम सूची जारी होगी। और मुझे लगता है कि ये पहली बार आपत्तियां आई हैं ऐसा नहीं है। हर बार मेरे मन की नहीं हुई तो मुझे आपत्ति दर्ज करनी है, तो मेरे को प्रॉपर सिस्टम में आना पड़ेगा। आपत्ति दर्ज करेंगे, आपत्ति में सुनवाई होगी, और यदि वो कहीं तर्कसंगत तथ्यात्मक होगी तो उसका निवारण करने के बाद फिर तो उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए आरक्षण सूची भी जारी हो गई है, जिससे राजनीतिक दलों में चर्चाएं तेज हो गई। इसे लेकर यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे प्रभारी सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है उसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये राय बनाकर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। हम लोगों के प्रभारी लोग इसमें बहुत सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है तो उसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाई जाए और कोशिश ये होगी कि एक राय करके किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार हम पहले से बहुत बेहतर परिणाम इस बार लाएंगे। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर ली है। इसे लेकर यहां शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते तक समय आपत्ति के लिए यहां पर दिया गया है, लेकिन आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के उठाए गए सवालों को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का चार्ट जारी किया गया है, वह विधि संवत और एक्ट के तहत जारी किया गया है। ये आरक्षण चार्ट अभी आवंटित है और आप देखिए ये अंतिम की बात हो रही है, ये चार्ट अभी अंतिम है। उन्होंने कहा कि आपत्ति लगने के बाद 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ जो चार्ट जारी हुआ है आपत्ति है तो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। और साथ ही बताते चलें, कहने का मतलब ये है कि ये चार्ट जो बताया गया है ये कोई अंतिम नहीं है, अपनी आपत्तियां आप दर्ज करा सकते हैं। शिकायतबाजी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के जो आरक्षण का चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत और एक्ट के तहत ही उसको जारी किया गया है और ये आरक्षण चार्ट अभी अनंतिम है और अंतिम आरक्षण चार्ट ये नहीं है। 1 सप्ताह का समय इसमें आपत्ति के लिए दिया गया है और कहीं पर किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपने दर्ज करा सकते हैं और 1 सप्ताह बाद उसका निराकरण का भी समय रखा गया है। तो निश्चित रूप से अंतिम आरक्षण चार्ट जारी होने पर अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत किसी की है और वो वाजिब हो तो निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा। लेकिन जो भी चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत है और संविधान के तहत आरक्षण जो पूर्व में तय है उसी नियमावली के तहत आरक्षण दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों से लेकर यहां पर आप देखिए किस तरह से तैयारियां तेज कर दी है और जिसके तहत पार्टी द्वारा निकाय चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दी गई है। पार्टी की ओर से इसकी सूची जारी कर दी गई। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भाजपा हमेशा कार्य में लगी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यवेक्षक जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निकायों में भी जीत का दावा कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से जनता ने विधानसभा, लोकसभा में भाजपा को आशीर्वाद दिया है, निकाय चुनावों में भी इसी तरह से अपना आशीर्वाद देगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और 24/7 वो कार्य में लगी रहती है। धरातल पर कार्य करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। तो हमारे कार्यकर्ता नित्य नए तरीके से लगातार लगे हुए हैं कार्य में। उसको देखते हुए पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। वो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से लोगों की टिकट की जो दावेदारी है उसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद टिकट का वितरण पूरा राय मशवरा लेके किया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो हमारी तैयारी है वो पूरी हो रखी है। निकाय चुनाव में हम लोग आने के लिए पूरी तरह तैयार है और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का साथ हमें फिर मिलेगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें जनता जनार्दन ने अपना साथ दिया है, उसी प्रकार अब की निकाय चुनाव में भी हमें अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, भारतीय तो रुड़की नगर निगम के जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह ने जनता दरबार लगाकर लोगों की जन समस्याओं को सुना और जिसमें कुछ समस्याओं का निवारण उन्होंने समय रहते कर लिया। अन्य समस्याओं का जल्द ही यहां पर निवारण करने का संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि समय समय पर जनता दरबार इसी तरह से लगता है और समस्याओं को सुना जाता है, निवारण किया जाता है। फरियादी की फरियाद का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, इसलिए जनता दरबार लगाया जाता है। मौके पर निस्तारण किया गया है। बाकी में निर्देशित किया गया है कि वो लोग कुछ में आज ही जाकर निस्तारण करें और कुछ में जो है 2-3 दिन 4 दिन में निस्तारण करके बाद में। सर, जल निगम का एक मुख्य समस्या सामने आई है जिसमें पानी की वजह से, इसमें उनको कुछ स्पेशल ऐसे देखिए, जल निगम ने जेजेएम के अंदर बहुत सारे गाँवों में, शहर में बनाया है, जो टंकी बनाई है और मतलब जल निगम की व्यवस्था बनाई है। तो उसमें कुछ जगहों पे ये शिकायत आ रही है कि सड़कें जो इन्होंने तोड़ दिया है, पाइपें बिछाई, सड़कों को ठीक नहीं किया है। ऐसी शिकायत यहाँ भी आई थी, तो इन लोगों को निर्देशित किया गया कि तत्काल उसको ठीक कराएं। उसके अलावा अन्य ग्रामों में भी इस प्रकार की स्थिति है, तो वहाँ भी इनको लगा करके ठीक कराया जाए। सर, कुछ फरियादियों की जो वो शिकायतें हैं, अधिकारी को दिशा निर्देश तो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके काम नहीं होते। वो 3-4 बार आने के बाद भी यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो पिछली कई तहसील दिवसों में बहुत सी शिकायतें आई होंगी। मैंने आते ही सबसे पहले समीक्षा की, खुदानी की शिकायतें लंबित हैं जिनका निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी शिकायतें कुल 11 पाई गई हैं जो लंबित हैं, उन पर भी एक-एक करके समीक्षा की गई है। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो बहुत सारी शिकायतें पेंडिंग होती, ऐसा नहीं है। शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। कतिपय शिकायतें ऐसी होती हैं जो सिविल प्रकृति की होती हैं, जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब चूंकि पब्लिक है, उसको पता नहीं होता है, तो उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। और जैसे एक शिकायत ये आ गई कि आप मुआवजा तय कर दीजिए, यहाँ पर मुआवजा यहाँ थोड़ी तय होगा, मुआवजा तो न्यायालय में तय होगा ना। तो कुछ इस प्रकार की भी शिकायतें होती हैं, तो मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। सरकार की हो रहा है, गाँव तक पहुँचे, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर गांव की ओर प्रशासन जा रहा है और गांव में विभिन्न योजनाओं से संबंधित कैंप किए जा रहे हैं और वहाँ पे लोग की समस्याओं का निस्तारण भी हो रहा है। तो ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है, पब्लिक को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। डीएम साहब, लगातार आपके काम सरल है, रातों रात चलते हैं। नहीं, जो भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं उनको संज्ञान में लिया जाता है और संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है। खनन अधिकारी केवल एक है, उसके बस का सब कुछ नहीं है। इसमें तहसील को मिला करके एसडीएम है, तहसीलदार है, बाकी हमारा स्टाफ है, सबको मौके पे भेजते हैं। आवश्यकता अनुसार पुलिस भी जाती है मौके पर। जो भी शिकायतें आती हैं उनका सम्यक निस्तारण किया जाता है। अधिकारी फोन न उठाना कितना सही मानते हैं सर? कोई भी अधिकारी अगर फ़ोन नहीं उठाता है तो ये गलत बात है, लेकिन एक आध बार वो मीटिंग में भी हो सकता है, कहीं किसी समस्या में व्यस्त हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर फ़ोन उठाया जाना चाहिए। तो जिलाधिकारी हरिद्वार कामेंद्र सिंह बागलोर सीएचसी अस्पताल का यहां औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह ने यहां अचानक अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। डीएम ने अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति, साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया और अस्पताल में साफ सफाई ठीक मिलने पर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दे दिए। कुत्ते काटने के इंजेक्शन संख्या में कम मिलने पर जिलाधिकारी ने जल्द इंजेक्शन मुहैया कराने का निर्देश दे दिया। साथ ही सांप काटने के इंजेक्शन भी मौके पर एक्सपायर पाए गए, जिससे डीएम ने नाराजगी जताते हुए यहां पर एक्शन की भी बात कह दी। एससी मंगलौर का निरीक्षण किया गया है, सेवन साहब हमारे साथ में हैं। तो यहाँ पे पाया गया है कि सामान्य व्यवस्थाएं तो यहाँ पे अच्छी हैं, साफ़ सफाई ठीक है, मरीज संतुष्ट हैं। मरीजों से बात की गई जो एडमिट है यहाँ पे, तो ओपीडी भी इनका अच्छा चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक पर्चे बना रहे हैं ये लोग। एक दो कमियाँ भी पाई गई हैं, जैसे इनके यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इनके पास में। तो जनता दो शिकायत भी की है कि 2-3 दिन से यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो निर्देशित किया गया तत्काल इसका इंतजाम कराया जाए, कल तक आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो इनके पास एंटी वेनम इंजेक्शन था, जो सांप काटने की दवा होती है, तो वो दवा
कंप्यूटर में तो 20 दिख रहा है, लेकिन मौके पे 6 पाया गया, और 6 में भी 5 एक्सपायर्ड पाया गया। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है, और मैंने कहा है कि जांच करके कार्रवाई करें, कौन इस बात को ले सकते। तो जसपुर से अब आपको खबर दिखाते चले, जहां पर आगामी शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश पर उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी ने नवनिर्मित भवन, ओटी और साथ ही साथ लैब इमरजेंसी वार्ड का भी निरीक्षण किया। मौके पर सीएमएस डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद जसपुर शहीद अली भी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि उनके द्वारा पहले रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। रैन बसेरा में अभी थोड़ा बहुत कार्य होना है और इसके लिए निर्देश दे दिए गए। हाँ जी, आज हमने निरीक्षण किए हैं। पहले हम लोग रैन बसेरे को देखने गए थे। रैन बसेरे में कुछ अभी का थोड़ा बहुत कार्य होना है, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि इसको कल तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा जो नगर पालिकाएँ हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नगर पालिका का क्षेत्र है और जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं जिस एरिया में, या जहाँ पे पशुओं के रहने की संभावना है, तो वहाँ पे अलाव ज़रूर जलाएँ। तो ये अलाव जलाने का कार्य तो शुरू हो जाएगा आज से ही, और जो निर्देश दिए है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लस्कर तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने जन समस्याओं को सुना और इस दौरान तहसील दिवस में 28 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके निस्तारण का एसडीएम गोपाल सिंह चौहान द्वारा तहसील दिवस में मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। टोटल जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और ये शिकायतें जैसे राजस्व विभाग की है, चकबंदी की है, जल संस्थान, जल निगम और यूपीसीएल, नगर पालिका, मतलब ये मिलीजुली 28 शिकायतें हैं, और इनके निस्तारण के लिए जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश दे दिए हैं कि जितने जल्दी हो सके इन समस्याओं का। रुड़की के पिरान कलियर नगर पंचायत की ही आप देखिए चेयरमैन शेखावत अली ने क्षेत्र के विकास के लिए 1,91,49,000 रुपए का बजट बनाकर भेज दिया था, जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। लेकिन नगर पंचायत में 1,15,00,000 रुपए के कार्य नहीं हो पाए। ये राशि नगर पंचायत के खाते में पड़ी रह गई। नगर पंचायत चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है। चेयरमैन प्रतिनिधि इसके लिए मौजूदा ईओ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जैसे हमारा चेयरमैन का वक्त समाप्त हुआ, तो उसके बाद हमने एक कलियर दरगाह क्षेत्र के अंदर वो दे तो रखी थी हमने पहले से ही वहां, तो वो भाग दौड़ के हमने सैंक्शन कराया वहां 1,91,49,000 रुपए स्वीकृत हो गए थे। तो उसमें से 1,15,00,000 के करीब हमारे लाख खाते में नगर पंचायत के आ गए थे। तो दरअसल हमारे जो पहले वाले ईओ थे उनको काफी हमने कहा टेंडर लगा दो, काफी साल हो गए, काफी महीने हो गए थे गुजर गए, तो फिर उसके बाद नहीं किया। तो फिर विभाग ने वो पैसा जब कार्य नहीं किया गया, बार बार इनको कहा, तो फिर वो वापसी ले लिया था विभाग ने। तो वो जो बजट आया था वो स्ट्रीट लाइट थी 9 उसके अंदर, वो बाकी जो ना डेकोरेट जो लाइट थी दरगाह क्षेत्र में, धनोरी रोड, रुड़की रोड, अब सोलपुर रोड, अब दालसा रोड, अन्य जितने भी ऐसी जगह थी जो जहां जरूरत थी, आवश्यकता थी, वहां हमने वो इमाम साहब रोड और किलकिली साहब रोड, गैपी रोड, तो इन चुनिंदा जगहों पे हमने जो आने वाले जहरीन होते हैं उनके लिए दिक्कत रहती थी, अंधेरा रहता था, क्षेत्र भी वाले भी, और जो जहरीन आते थे उनको भी दिक्कतें होती थी। तो दरअसल अब वो पैसे के लिए अगर वो लगता तो क्षेत्र के लिए अच्छा रहता। हमने चेयरमैनी से हटके ये पैसा स्वीकृत कराया, जब हम चेयरमैन नहीं थे उस समय हटके थे। उसके बावजूद भी हमने अपनी क्षेत्र की जनता को लाभ देने के
दून पुलिस द्वारा स्कूलों में जा रही जागरूकता अभियान आप देखिए किस तरह से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए और उनके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं साइबर अपराधों के बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। हाँ देखिए, जो हमारे जो देखा जाए 3 तरह के जो क्राइम, खासकर जो एक नशे के विरुद्ध जो कहीं ना कहीं बच्चे युवा दलदल में फंस जाते हैं। दूसरा है साइबर अपराध। अगर बच्चे जागरूक होंगे तो अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि बचाव ही साइबर अवेयरनेस ही इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जितना आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, ऐसे साइबर अपराधों से बच सकेंगे। तो अगर हम बच्चों को जाके स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से हम फोकस कर रहे हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को बताएं, जिससे कि इस तरह के साइबर ट्रैप में ना फंसे, तो 2 चीज़ों को फोकस करके हम चल रहे हैं जागरूकता अभियान में। एक नशे के विरुद्ध कार्रवाई और दूसरा एक ट्रैफिक के वायलेशंस को ना करें, जिससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सीडेंट होने पर कैसे आपका भविष्य खराब हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हम उनको समझा रहे हैं। और थर्ड है साइबर का, कि साइबर अवेयरनेस पे नए नए तरीके क्या आ रहे हैं, जिससे कि वो अपने परिजनों को भी इस संबंध में जागरूक करें। तो पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र के निर्देशन में यहां संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, जिसमें चेकिंग के दौरान बीती रात एक नशे की सौदागर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में नशा तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल नशा तस्कर को पुलिस ने काबू कर लिया। चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी ने एक वाहन को रोकने का प्रयास किया। वो मोटरसाइकिल सवार नहीं रुका और वाहन छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसे ललकारा और उसे पुलिस के पास आने के लिए बोला, जिस पर कि उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और उसके पैर में गोली लगी। हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम मुनाजिर कुंडा का रहने वाला बताया। उसके पास से लगभग 250 ग्राम की स्मैक बरामद हुई, एक तमंचा बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई और उससे पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि पूर्व में भी उसके द्वारा कुछ अपराध किए गए हैं। उसके और पूर्व के इतिहास, आपराधिक इतिहास को और उसके साथ काम करने वाले लोगों की जानकारी ली। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रदेश भर में अवैध नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने और आमजन को नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए उत्तरकाशी की इस एसपी सरिता डोभाल द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और एसओजीज की टीम को सक्रिय रहकर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दे दिए और इसी बीच में यहां पुलिस लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस द्वारा 16 दिसंबर से देश भर में 1 माह का नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक और पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर समाज को नशे के कुप्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नशे के सौदागरों की धरपकड़ की जा रही है। अभियान के दौरान 16/12/2000 को थाना पुरोला व एसओजी की टीम द्वारा कपिल राणा नामक युवक को 1 किलो 248 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2500 रुपये का इनाम पुलिस टीम को दिया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा अभियान के अंतर्गत नशे के काले कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभियुक्त जिसे पकड़ा गया है वो कहां से चरस लेके आया था और कहां लेके जा रहा है, ये भी तहकीकात में इसकी भी तहकीकात की जा रही है। किसी भी स्तर पर नशे को पनपने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ये आपको प्रशासन द्वारा शीतकालीन यात्रा को देखते हुए जिले में हिमपात और पाले से प्रभावित होने वाली सड़कों पर नियंत्रण खुला रखने के लिए जरूरी संसाधन मशीनरी की तैनाती की जा रही है। गंगोत्री धाम में शीतकाल में 5 मंदिर समिति के लोग मां गंगा की सेवा में लगे हुए साधु संत और मंदिर समिति के कर्मचारियों व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं। वर्तमान में गंगोत्री धाम का तापमान 0 है और जगह जगह पर पाला पड़ा हुआ है। गंगोत्री धाम के गंगा पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में 60 से ज्यादा साधु संत अपनी तपस्या में लीन है। मंदिर समिति की 12 लोग शीतकाल के दौरान मां गंगा की सेवा में लगे रहते हैं। शीतकाल में लगभग 50 से 60 साधु अपनी ध्यानरत हैं और लगातार मां गंगा जी की सेवा में
लगे हैं और मंदिर समिति की ओर से भी यहाँ पर 8 से 10 लोग सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर 15 से 20 लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। तमाम लोग और मंदिर समिति भी और तमाम पुरोहित लोग भी बार बार यहाँ पर आकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और धाम की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के जो है मंदिर समिति भी बराबर जो है निगरानी करती है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ताकि कौन आ रहा कौन जा रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यहाँ पर शीतकाल में किसी कोई परेशानी नहीं होती है, सारे राशन से लेकर सब व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती है और जब अत्यधिक बर्फबारी हो जाती है तब जाकर के यहाँ पर आना जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।